नमस्कार दोस्तों, अर्थ सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। हमने आपको पिछली कक्षाओं में दिखाया था कि संस्कृत व्याकरण में यानी कि यदि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम आपको कुछ टॉपिक बता दिए थे, जैसे प्रत्याहार सूत्र बता दिए थे, माहेय सूत्र बता दिए थे, वर्णों का उच्चारण स्थान बता दिए थे और उसके जो प्रयत्न थे यानी यत्न थे उसको हमने बता दिया था। आप पिछली कक्षाओं में पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, पिछली कक्षाओं को देख करके। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ाएंगे? आपको संधि पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? संधि। संधि क्या है? संधि क्या है? देखते हैं कि संधि क्या है। तो कक्षा 6, 7, 8 में सभी लोग इसको अध्ययन करते हैं। तो वहाँ हम यही पढ़ते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे उच्च कक्षाओं में पहुँचते हैं, 8 में पहुँचते हैं, 9 में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर इसमें क्या होती है? परिवर्तन क्या आता है? अब क्या होता है कि दो वर्णों का मेल तो होता है, इतनी बात सत्य है कि दो वर्णों का मेल तो होता है, तभी हम संधि कहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद में विभाजित हो और ये दोनों जो पद हैं यानी कि जो दो वर्ण मिल रहे हैं, इनका क्या होना चाहिए? एक का समापन और एक का प्रारंभ हो, तब क्या बनते हैं? संधि बनते। यानी कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल से जो उन दोनों में विकार हो जाए, उन दो वर्णों के मेल, देखिए ऐसे, यानी कि दो, यदि कोई पूछे संधि की क्या परिभाषा है, संधि की क्या परिभाषा है, तो आप यही बताएंगे कि दो वर्ण जब आपस में मिलकर उसमें कोई विकार हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर उसमें कोई विकार हो उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक है, अब हमने बताया क्या? अब क्या मिला? संधि। ठीक है, टॉपिक क्या है मेरी? संधि। अब संधि बना कैसे है, पहले हम ये देखते हैं। संधि पूछता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है। यदि पूछता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है तो हम बताएंगे आपको सम उपसर्ग है। यानी कोई पूछता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताएंगे? सम उपसर्ग है। फिर कौन सी धातु है, तो कहते हैं क्या है? धातु है। यानी सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से जब की प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? कि प्रत्यय जोड़ते हैं। यानी कि यदि कोई पूछता है कि संधि की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो आप बताएंगे कि सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय लग के हमारा क्या बनता है? संधि बनता है। यदि ये पूछते हैं कि संधि में कौन सी संधि हुई है, दूसरी बात क्या आती है कि संधि पद में कौन सी संधि हुई है? कौन सी हुई है? परसवर्ण संधि। यदि कोई पूछता है कि जो हम संधि पद लिखे हैं इसमें कौन सी संधि हुई है, जो संधि हमारा पद है इसमें कौन सी संधि हुई है, आप क्या बताएंगे? पर क्या हुआ है? परसवर्ण संधि। सूत्र क्या है इसका? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। यानी कि अब आप इतना समझ गए कि संधि जो पद बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, तो आप बताएंगे कि जो संधि पद बना हुआ है उसमें सम उपसर्ग है। सम क्या है?
उपसर्ग है। सम क्या है? सम उपसर्ग है। धा धा क्या है? तो धा धातु है। की क्या है? तो की क्या है? की प्रत्यय है। इतना क्लियर हो गया कि जो संधि बना हुआ है उसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका? क्लियर हुआ? सम उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय मिल करके संधि पद बनता है। क्या बनता है? संधि पद बनता है। ठीक है, अब पूछते हैं कि जो संधि पद बना हुआ है इसमें कौन सी संधि हुई है? जो संधि पद बना हुआ है, ये बना हुआ है ना? तो इसमें कौन सी संधि होती है? कौन सी संधि है? तो आप क्या बताएंगे? पर सवर्ण संधि। क्या बताएंगे? पर सवर्ण संधि। अब इसका कहें सूत्र क्या है? आप बताएंगे अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। इनमें कोई दिक्कत? यानी अब आप संधि समझ गए कि नहीं? हमें बताना क्या है? संधि बताना है। क्या बताना है? संधि। ठीक है, इसको भेदों प्रभेद हम बाद में जानेंगे। पहले हम क्या जानना है? हमें सिर्फ संधि जानना है। क्या? संधि। कोई दिक्कत? संधि कैसे बना हुआ है? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय। ठीक है, अब इसको जब हम संधि प्रक्रिया का मतलब सिद्धि प्रक्रिया करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे हम? संक्षेप में पूछता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। कौन सी धातु है? धा धातु है। कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय। बस यही पूछता है आपके टेट लेवल में। ठीक है, कोई भी टेट होगा यही पूछेगा, यदि पूछेगा तो। ठीक है, क्या है? सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय। इतना हो गया। अब हमारा क्या हो गया? संधि पद बन गया। ठीक है, अब पूछते हैं कि संधि जो पद बना हुआ है इसमें कौन सी संधि है? जो संधि पद बना हुआ है इसमें कौन सी संधि है? तो क्या बताएंगे आप? उसमें परसवर्ण संधि है। कौन संधि है? परसवर्ण। ठीक है, कौन संधि है? परसवर्ण संधि है। और इसे का जो सूत्र है क्या है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। इतने में कोई दिक्कत? यानी कि संधि पद बना कैसे है? तो सम उपसर्ग धा धातु से की प्रत्यय लग के संधि बना हुआ है। अब संधि में कौन सी संधि है? क्या बताएंगे आप? परसवर्ण संधि है। सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। इतना क्लियर हुआ? चलें आगे। संधि की क्या परिभाषा ने बताया आपको? हमने बताया संधि की जो परिभाषा थी वो क्या थी? जब दो वर्णों का आपस में मेल हो और फिर उसमें क्या हो? कुछ विकार हो तो उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी दो वर्णों का आपस में मेल होने पर उसमें कुछ विकार, उन वर्णों में कुछ विकार होता है, उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे यदि आपको लिखना हो लिख सकते हैं आप कि दो वर्णों के जब आपस में मेल होता है और उसमें जो भी विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं संधि के भेद। संधि के भेद, ये तो हमने देखा कई बार यही पूछा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। क्या पूछा है? संधि के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? नंबर 1
स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। और इसकी डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी हम बताएंगे आपको। इसके कितने भेद हैं बताएंगे। भाई देखिए कितने तीन कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या था? स्वर संधि। दूसरा क्या था? व्यंजन संधि। और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। यानी कि संधि के तीन भेद। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कोई दिक्कत? अब स्वर संधि क्या है? जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर उसमें कुछ विकार हो जाए, यानी उन स्वरों के मेल से उस शब्द में कोई विकार हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। क्या बोलेंगे? जब कोई दो स्वर, ठीक है, जैसे मत जाइए अभी आप, सिर्फ जानिए पहले क्या है। जब कोई दो स्वर आपस में मिलने पर उसमें कुछ विकार हो जाए या उस शब्द में कुछ विकार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। यानी कॉमन सी बात है कि जब दो स्वर मिलेंगे, जब दो स्वरों का मेल होगा तो क्या होगा वहां पे? स्वर संधि। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा वहां पे? स्वर संधि, ठीक है। और व्यंजन में क्या होगा? इसमें एक साइड व्यंजन रहेगा ही, यानी कि स्वर या व्यंजन से जब कोई व्यंजन मिलता है तो क्या होता है? व्यंजन संधि। क्या? जब कोई स्वर या व्यंजन से कोई व्यंजन शब्द मिलता है तो क्या होता है वहाँ पे? व्यंजन संधि। और विसर्ग में क्या होता है? जब कोई विसर्ग कभी स बन जाए, फिर र बन जाए, फिर उ बन जाए, या तो स बनने से काम हो जाएगा, या तो र बनने से हमारा पद बन जाएगा, या उ बनने से, तो वहाँ क्या होगी? यानी कि जब विसर्ग में विकार हो, विसर्ग विकार हो, वहाँ क्या बनेगा? विसर्ग संधि। अब देखिए स्वर क्या होता है? दो स्वर, जब दो स्वरों का मेल होगा तब विकार होगा, तो वहाँ पे स्वर संधि। व्यंजन संधि, जब स्वर या व्यंजन किसी व्यंजन से मिलकर पद में विकार करेंगे तो व्यंजन संधि। और जब कोई विसर्ग के स्वरूप बदलने पर किसी पद में विकार होता है तो वहाँ पे विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं में? फिर देख लीजिए स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? जब कोई दो स्वर आपस में मिले और उस पदों में क्या हो जाए? विकार हो जाए। इनके मिलने से पदों में क्या हो जाए? विकार हो जाए। जब दो स्वरों का मेल हो और पदों में विकार हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर संधि। कोई दिक्कत? यानी कि स्वर संधि क्या है? जब दो स्वर आपस में मेल हो, या जब दो स्वरों का आपस में मेल हो, ठीक है, और उसमें क्या हो? उस पद में क्या हो या फिर विकार हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्वर संधि। और व्यंजन क्या होता है? जब कोई स्वर या व्यंजन आपस में किसी व्यंजन से मिल करके उस पद में कुछ विकार करते हैं तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। और विसर्ग क्या होता है? जब
कोई विसर्ग में विकार होता है या विसर्ग का, हाँ, जब कोई विसर्ग में विकार होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ते हैं पहले स्वर संधि। इतना हो गया। चलिए, जो स्वर संधि है इसी को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि यही क्या है? हमारी अच संधि है। यानी कि स्वर संधि का एक नाम क्या है? अच संधि। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो स्वर होते हैं उसे हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अच प्रत्याहार के अंतर्गत रख लेते हैं। यानी कि संस्कृत में जो अच होता है वही क्या होता है? स्वर होता है। इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। यानी संस्कृत में यदि हम अच बोल दिए तो हम मानो क्या बोल दिए? स्वर बोल दिए। ठीक है, इसीलिए स्वर संधि का नाम क्या है? अच संधि भी है। ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यंजन संधि है, क्या है? व्यंजन जो संधि है इसका नाम क्या है? हल संधि। यानी व्यंजन संधि का ही क्या नाम है? एक हल संधि भी नाम है। यानी व्यंजन मीन्स हल। हल मतलब क्या? यदि हम बोलें हल प्रत्याहार, क्या बोलें? हल प्रत्याहार, तो संस्कृत के जितने भी व्यंजन हैं संस्कृत व्याकरण में तो क्या आ जाएंगे? हमारे हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि को हम हल संधि भी बोलते हैं। यानी यदि हम हल प्रत्याहार बोल देंगे तो संस्कृत मानो क्या बोल दिए? व्यंजन, संपूर्ण व्यंजनों को हम बोल दिए। अब ये जो प्रत्याहार बन रहा है आपको बता दिए पहले ना, इसलिए यहाँ बताना नहीं कि कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें? यदि हम आपको प्रत्याहार बताएंगे तो हमें उसके पहले जो हमारे 14 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कौन कौन? अ ई ऊड़ रील रीक ए ओंग ऐ औ च, कितने हो गए? 4। ह य व रट 5। छठवां क्या है? लण। 7वां य म अंग अण न और म। 8वां झ भ य। 9वां घ ढ ध स। 10वां ज ब ग ड द स। 11वां ख फ छ ठ थ च ट त व। 12वां क प य। 13वां स श स र। 14वां हल। तो हम कहाँ शुरू किए थे? जो हमारा व्यंजन है वह ह से प्रारंभ होता है, हैवरट से। कहाँ से? चलिए थोड़ा सा बता देते हैं अच्छा आपको। हमने पहले क्या बताया कि जो हमारा स्वर संधि है इसी को हम क्या बोलते हैं? अच संधि। क्या बोलते हैं? अच संधि। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा अच प्रत्याहार है, क्या है? अच प्रत्याहार है, इसमें संस्कृत के संपूर्ण स्वर, यानी कि संस्कृत व्याकरण के जो स्वर होते हैं कितने होते हैं? संस्कृत के व्याकरण में कितने स्वर हैं? 9 होते हैं। स्वर बोलो कितने होते हैं? 9 होते हैं। अब देखिए, अब जो अच प्रत्याहार है हमसे देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो अ आ जाएगा, ई उ ड़ आएगा ना, कि क्या है ये? ईद संज्ञक है। फिर क्या आएगा? री री। फिर क्या आएगा? नहीं, ए ओ ऐ औ।
यानी अच प्रत्याहार अंतर्गत जो स्वर हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, ओ, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, संस्कृत में स्वर हैं, ठीक है। इन्हीं स्वर, इसीलिए जब अच बोल दिए संपूर्ण स्वर आ गए, इसीलिए स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। यानी कि स्वर संधि का नाम क्या है, अच संधि। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार में संपूर्ण हमारे स्वर आ जाते हैं। और जो विकार होता है किस में होता है, स्वरों में होता है। और स्वर मीन्स क्या, अच, इसलिए स्वर क्या बोलते हैं, अच संधि बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जो हमारा व्यंजन है, क्या है, जो हमारा व्यंजन संधि है, यानी संस्कृत का क्या होता है, उसे जो हल प्रत्याहार संस्कृत में जो हमारा व्यंजन संधि है उसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो ये हम लिखे हुए हैं क्रम संख्या 1 से लेकर माहेश्वर सूत्र के क्रम संख्या 1 से लेकर के कहाँ तक है, 4 तक है, ठीक है। संस्कृत में जो हमारा क्या है माहेश्वर सूत्र है वो में इसमें 1 से लेकर के 4 तक क्या है हमारे अच हैं, और 5 से लेकर के 14 तक क्या है हमारे हल हैं, क्या हैं, हल हैं, ठीक है। यानी 1 से लेकर के 4 तक क्या है अच हैं, और 5 से लेके 14 तक, यानी हैवरट में जो ह है, हैवरट का जो ह है और लास्ट में जो हल लिखा हुआ है 14वां 5वां हमारा क्या है, हैवरट है। पाँचवां हमारा क्या है, हैवरट है, और 14वां हमारा क्या है, हल है। तो अभी हम यहाँ से लेकर के ह से लेकर के है वरट लड़ इम गणम झबई गर्दस जब गर्दस खप चढ़तव कपय सत्सर हल, यहाँ तक क्या है, हमारे पूरे व्यंजन आ गए। इसलिए ह से लेकर के अब हल प्रत्यय क्या क्या आएगा, लिख दें पूरा, ह य व र, तो लिखेंगे नहीं, इस संज्ञक है ल, फिर य म अंग अण न, म रहेंगे नहीं, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त क प, क्या है, स और ह। यानी इस ह से लेकर के इसे हल फिर नहीं लिखें दोबारा, यहाँ तक क्या है हमारे संपूर्ण हल प्रत्याहार। यानी हल प्रत्याहार में क्या आएगा, ह से लेकर के इतने जो वर्ण हैं हमारे किस में आ जाएंगे, हल प्रत्याहार में। अब इस हमारे क्या है, व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि को हम क्या बोलते हैं, हल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन को हम हल संधि। क्यों? क्योंकि जो हमारे व्यंजन हैं हमारे हल प्रत्याहार में सब आ जाते हैं। हल प्रत्याहार क्या क्या आता है हमारा, हम दिखा सकते हैं, ह य व र ल य म अंग अण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प स स ह लिखा हुआ 2 बार नहीं लिख सकते। इतना हमारे किस में आते हैं हमारे। अब ये जो 2 बार लिखा हुआ इसके कुछ प्रयोजन है, क्या इसका कुछ प्रयोजन है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ना है आपको, संधि पढ़ा रहे हैं, तो प्रयोजन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। अब
यानी अब तक आपने क्या सीखा कि स्वर संधि का एक नाम क्या है? अच संधि है। क्यों है? क्योंकि हमारे स्वर जो हैं संस्कृत भाषा में वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? अच संधि बोलते हैं। अब इसके भेद कितने हैं? अच संधि के भेद कितने हैं? कितना जानते हैं आप लोग? कितना जानते हैं? 5 जानते हैं कि 7 जानते हैं कि 8 जानते हैं? बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं कितना? 8। ठीक है। अब ये हैं कौन कौन से, पहले ये देख लीजिए आप। यानी कि हमने आपको जो स्टार्टिंग किया इस क्लास की, कहाँ से किया? संधि से किया और फिर मैंने बताया कि जो संधि है वो बना कैसे है? तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय। क्लियर हुआ? फिर अब अगर पूछता है कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता लेंगे क्या सा है? सम उपसर्ग है। कौन सा प्रत्यय है? की प्रत्यय है। कौन सी धातु है? धा धातु है। और पूछते हैं कि संधि जो पद बना हुआ है इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे इसमें पर सवर्ण संधि है। कौन संधि है? पर सवर्ण संधि है। ठीक है। और फिर आगे हम कि जो संधि होती है उसके कितने भेद होते हैं, तो हमने आपको बताया क्या? उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि जिसे हम अज संधि के नाम से भी जानते हैं, स्वर संधि। इसका अन्य नाम क्या है? अज संधि, अच संधि। और फिर दूसरा क्या है? व्यंजन संधि जिसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा क्या है? विसर्ग संधि जिसके हम क्या कहते हैं? कोई नाम नहीं है, अल संधि कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? संधि, उसमें भी कौन संधि? स्वर संधि, उसमें कौन सी? अच संधि। ठीक है। अब इसके हम क्या बताने जा रहे हैं? इसके 8 कौन कौन से भेद हैं। ठीक है। चलिए पहला कौन सा है? पहला हमारा है दीर्घ संधि। पहले हम नाम देख लेते हैं, फिर इसके सूत्रों को देखेंगे। सूत्रों के साथ इसकी फिर क्या करेंगे? हम सूत्रों की व्याख्या करेंगे। फिर सूत्रों में जो दिए हुए हैं क्या उदाहरण, उसको देखेंगे। ठीक है। पहला क्या है? दीर्घ संधि। फिर दूसरा गुण संधि। तीसरा क्या है? वृद्धि संधि। चौथा क्या है? यण संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि। छठा क्या है? पररूप संधि। सातवां क्या है? पूर्वरूप संधि। आठवां क्या है? प्रकृति संधि। ठीक है। यानी कि हमने जो बताया क्या? स्वर संधि। इसका अन्य नाम क्या है? अच संधि। कितने भेद हैं? 8। पहले संधि के 3 कौन कौन, यहाँ भी लिख लीजिए ताकि आपको बताने में आसानी रहे। कौन कौन?
स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ठीक है, यानी पहले क्या है संधि, उसके 3 भेद कौन कौन? स्वर संधि, अब हम बता रहे हैं स्वर संधि के नाम क्या है, अन्य नाम क्या है? अच संधि भी है, जिसके कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृत संधि। उसको आपको ये क्या होना चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इसके 8 भेद हैं, किसके? स्वर संधि यानी कि अच संधि के, वो क्या है आपको याद होने चाहिए। याद है कि नहीं? पढ़िए मेरे साथ। दीर्घ संधि, फिर दूसरा क्या है? गुण संधि, तीसरा क्या है? वृद्धि संधि, चौथा क्या है? यण संधि। ठीक है, पांचवा क्या है? अयादि संधि, छठा पररूप संधि, सातवां पूर्व रूप संधि और आठवां प्रकृत संधि। यानी ये हमारे क्या हो गए? हमारे क्या हो गए? ये नहीं पता। स्वर संधि के भेद हो गए। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो ये लिखे हुए हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयाद संधि, नंबर 6 पररूप संधि, नंबर 7 पूर्व रूप संधि, नंबर 8 प्रकृत संधि। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं, कहाँ शुरू करते हैं? दीर्घ संधि से। इसको आप नोट कर लिए होंगे, 8 भेद के नाम। ठीक है, चलिए बस ऐसे ही आप नोट्स बना करिए। आपके एग्जाम में जो आप नोट्स बनाएंगे उसके बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलें। क्या हम पढ़ने चल रहे हैं? दीर्घ संधि। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है, अकह सवर्णे दीर्घ। अब ये अकह क्या है, सवर्णे क्या है, दीर्घ क्या है? अब पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, अकह माने कहता है अक क्या है? ये प्रत्याहार है। इसका मूल रूप क्या रहेगा? अक था। अक क्या है हमारा? प्रत्याहार है। तो कह रहा है अक प्रत्याहार के बाद, सवर्ण माने समान होने पर, यानी अक प्रत्याहार हो। 1 मिनट दोस्तों, क्या हुआ? अकह सवर्णे दीर्घ, यानी कह रहा है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण, यानी अक प्रत्याहार के बाद पुनः अक प्रत्याहार का ही वर्ण आए तो क्या कह रहा है? अक प्रत्याहार के बाद, अक माने अक के बाद। ठीक है, यानी कह रहा है अक प्रत्याहार के बाद फिर सवर्णे अक प्रत्याहार का ही वर्ण आए तो। सवर्ण समान, यानी यदि अ आ रहा है तो इसके बाद क्या आए? अ आए तभी क्या होगा? समान होगा। यदि पहले का समापन अ से हो रहा है तो
दूसरे का जो स्टार्टिंग हो किससे हो, अ से हो, तभी क्या होगा, समान होगा। यदि अ का समापन हो और आ से स्टार्ट हो तभी क्या होगा, ये समान ही होगा। ठीक है। और यदि ई से समापन हो और ई से स्टार्ट हो तभी क्या होगा, समान होगा। यानी कह रहा है अग प्रत्याहार। अब हमारा अग प्रत्याहार में क्या आता है, पहले हम ये देखते हैं। अब क्या आएगा अग प्रत्याहार में, अ ई उ री और ली, यानी ये 5 वर्ण आ रहे हैं। अग प्रत्याहार कितने वर्ण आ रहे हैं, 5 वर्ण। कौन कौन, अ ई उ री और ली। ठीक है। अब कह रहा है कि अग प्रत्याहार के बाद, ठीक है, फिर इसी के समान वर्ण आए तो, अक प्रत्याहार के बाद अकह समाणे समान वर्ण आने पर, यानी अक प्रत्याहार के बाद फिर इसका जो संयोजन हो किससे हो, अक प्रत्याहार से ही हो। ठीक है। यानी कि फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, अ ई उ री और ली, यानी अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों के मेल होने पर क्या हो जाता है, हमारा दीर्घ संधि हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ संधि। यानी कि इन दोनों क्या आपस में मेल होता है तो क्या हो जाता है, हमारा दीर्घ संधि बन जाता है। यानी कह रहा है कि अक प्रत्याहार के बाद पुनः अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों, अक प्रत्याहार के बाद पुनः या अग प्रत्याहार के बाद फिर उसी के समान अग प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब क्या, संस्कृत में 3 अक्षर होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। भागो, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। यानी कि यदि अ का अ से मेल हो, जब अ का अ से मेल हो तो इसका दीर्घ क्या होता है, आ हो जाता है। यदि अ का आ से मेल हो तो क्या हो जाएगा, तब भी आ ही होगा। ठीक है। यदि ये अक प्रत्याहार में आता है, ये भी अक प्रत्याहार में आता है, तो दोनों का योग होने पर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ये दोनों का योग हो दीर्घ हो जाए। तो हमारा दीर्घ आ दीर्घ है कि नहीं, हमारा जो आ है वो दीर्घ है कि नहीं। जब ह्रस्व और दीर्घ मेल हो रहा है तो दोनों क्या हो रहे हैं, दीर्घ आ हो रहा है नहीं। ठीक है। यानी अकह समाणे दीर्घ कहता है कि अक प्रत्याहार के बाद फिर, यानी कि ये क्या है, पूर्वार्ध है और फिर उत्तर, यानी पूर्वार्ध का जब अंत हो, पूर्वार्ध का जो अंतिम वर्ण हो तो वह क्या हो, अक प्रत्याहार का हो, और उत्तरार्ध का जो आदि वर्ण हो, यानी कि प्रथम वर्ण हो, वो भी क्या हो, अक प्रत्याहार हो। तो जब दोनों का मेल होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, जब दोनों अक मिल जाएंगे तो वहाँ पे दीर्घ अक, यानी कि दीर्घ वर्ण का आदेश हो जाएगा। ठीक है। अकह समाणे दीर्घ कहता है अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के बाद उसी के समान समाणे समान वर्ण होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। यानी कि यदि अ और अ का मेल हो रहा है तो वहाँ दीर्घ आ का आदेश होगा। यदि ह्रस्व अ और दीर्घ आ का मेल हो रहा है तो क्या होगा, दीर्घ आ हो जाएगा। इसी प्रकार से उ का उ से मेल होगा तब भी क्या होगा, उ होगा। और यदि छोटा उ यानी ह्रस्व उ और दीर्घ उ का मेल होगा तभी क्या होगा, वहाँ पे
दीर्घ ऊ ही होगा। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं इसके उदाहरण। यानी ये कोई पूछता है कि दीर्घ संधि, क्या दीर्घ संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? अकः सवर्णे दीर्घ। ठीक है, यानी अक प्रत्याहार के, हमने बताया भी आपको कि अक प्रत्याहार के बाद पुनः अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दिया सवर्ण मतलब क्या है, उसी के समान वर्ण आए, यानी अक प्रत्याहार के बाद फिर कह रहा समान वर्ण आए तो, यानी कि अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो क्या होगा हमारा, वो दीर्घ हो जाएगा। उन दोनों के स्तंभ क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं, हम पहले क्या लिख दिए, एक पद हमारा क्या है, शिव है। एक चीज और, जो हमारे दोनों पद रहे, यानी कि जो हमारा पूर्वाध पद हो और उत्तरार्ध पद हो, उन दोनों का एक अर्थ भी निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या होगा, वहाँ पे हमारा संधि क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी कह रहा है जैसे शिव हुआ, फिर इसका हम लोग किसे करा रहे हैं, आलय से। किससे, आलय से। अब देखिए जो शिव है यहाँ पे अ है कि नहीं, यदि हम शिव का विभाजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले स, फिर छोटी ई, फिर व, फिर अ। क्लियर हुआ? यदि हम शिव का विभाजन करने जाएंगे तो क्या होगा, पहले स होगा, फिर छोटी, फिर व, फिर अ, क्योंकि व्यंजन खुद से उच्चारित नहीं होते। यदि व्यंजन को स्वर की सहायता न दी जाए तो उच्चारित नहीं हो सकते। इसलिए जो यहाँ पे व था, इसमें क्या है, अ छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया हमारा, अ हमारा अक प्रत्याहार में आता है कि नहीं, जो हमारा अ है अक प्रत्याहार में आता है, आता है। हम लिखे थे क्या यहाँ पे, अ, ई, उ, री और ली। एक चीज बता दें बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये री पद है, क्या है, री है। हम जानते हैं कि हमारे संस्कृत साहित्य में यह एक ऐसा व्यंजन है, यह एक ऐसा स्वर है जिसका कि हमें दीर्घ नहीं होता है। यह एक ऐसा स्वर है जिसका कि दीर्घ नहीं होता। आपके एग्जाम बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है ये वर्ड कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता, तो क्या होता है, ली होता है। ली एक ऐसा स्वर है जिसका कि दीर्घ नहीं होता है। इसलिए हमें जो उदाहरण मिलते हैं वो सिर्फ 4 तक ही मिलते हैं, क्योंकि इसका दीर्घ होता ही नहीं है तो हम दीर्घ करेंगे कैसे। इसलिए क्या होता है हमारा, ये इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो 4 का ही उदाहरण आपको दिखाएंगे। तो हमारा अक में आ रहा है, तो कह रहा है अक के बाद फिर क्या हो, अक का वर्ण है, इसे समान वर्ण है कोई, तो यहाँ देखिए शिव लिखे हम, फिर यहाँ क्या है, आलय है, फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, आ हो गया। ठीक है, फिर ल, धन, अ, धन, य, धन, अ। यानी कि देखिए यहाँ पे अ था, यहाँ पे अ था। हमने कहा जब दोनों ये मिल जाएंगे, यानी अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो, अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ आदेश हो जाता है ना। तो ये इन दोनों को हम मिला करके क्या कर देंगे, दीर्घ
आ कर देंगे। अब जोड़ें इसको हम, यानी कि अब ये और ये मिल क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, अब स हो गया, छोटी लगा देंगे, फिर क्या है, वह है, हलंत है, यहाँ पे क्या है, ल को अ से जोड़ दिए और फिर यह को अ से जोड़ दिए, इतना हुआ। अब ये इसमें जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। जो हमारा वह है क्या है, स्वर से हीन है, तो जहाँ स्वर मिलेगा वहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, हमारा वर्ण क्या बन जाएगा, यहाँ पे शिवालय, क्या बन जाएगा, शिवालय, यानी शिव धन आलय, यानी क्या बन गया, शिवालय। अब हमने कहा था कि जो दोनों पद हों उनका क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ होना चाहिए, यानी जो दोनों पद हैं उनका क्या होना चाहिए, एक सार्थक पद, सार्थक अर्थ होना चाहिए। शिव का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं, शिव मतलब क्या, शंकर जी जानते हैं, और आलय क्या होता है, घर होता है, क्या होता है, घर होता है, यानी शंकर, जो शंकर जी का घर है उसे हम शिवालय बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ नहीं है। जो हमारा दीर्घ संधि है, अक सवर्ण दीर्घ, वो कहता है अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों को मेल करने पर दीर्घ आदेश हो जाता है ना। तो हमने कहा कि शिवालय का जोड़ के दिखाइए, तो शिवालय में हमने क्या दिखाया कि शिव और आलय दो भाग कर दिए, यानी कि उसका जो विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद, हम कहते हैं क्या, संधि और विच्छेद ना। संधि और विच्छेद, यानी संधि माने जोड़ना, विच्छेद माने अलग करना। तो जो शिवालय है क्या है, संधि है, विच्छेद है। शिवालय क्या है, संधि है, विच्छेद है। शिवालय संधि है, विच्छेद क्या होगा इसका, शिव धन आलय। हमारा क्या है ये, हमारा क्या है, ये विच्छेद है। ज़्यादा लोग इसमें परेशान रहते हैं, या बहुत परेशानी होती है आप लोगों को कि कौन सा संधि है, कौन सा विच्छेद है। तो जो जुड़ा हुआ रहे, संधि मतलब जोड़ना, जो जुड़ा हुआ रहे वो क्या रहेगा, संधि रहेगा, और जो विभाजित रहेगा यानी विच्छेद रहेगा, सॉरी जो विभाजित क्या रहेगा, हमारा विच्छेद रहेगा, माने टूटा हुआ। ठीक है, तो हमने क्या दिखाया, शिव धन आलय ना। शिव में जो अ था और आलय का जो आ था, यानी ह्रस्व और दीर्घ मिल क्या हो गया, दीर्घ आ आदेश हो गया, और फिर हमने इसका योग किया, हमारा क्या बन गया, शिवालय। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे अ क्या था, ह्रस्व था, अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं दीर्घ होगा, क्या होगा। ठीक है, चलें। इसी प्रकार क्या बनेगा हमारा, विद्यालय, विद्याधन आलय ना। यहाँ पे भी क्या है, आ है, और यहाँ पर भी आ है। इन दोनों आ के आदेश पे, स्थान पे आ आदेश हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, विद्यालय। ठीक है, विद्याधन आलय क्या बन गया, विद्यालय। ठीक है, अब अ और आ का हो गया, अब दिखाते हैं ई का। अ और आ का हो गया ना, अब दिखाते हैं इसका, किसका, ई का।
शिव हिमालय, शिवालय, विद्यालय, आप अ वाले जितना मिले आपको अब बना लीजिए, ठीक है। फिर क्या है, शिव, सॉरी, गिरिधन ईश। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी, यहाँ ह्रस्व ई है, यहाँ पे दीर्घ ई है। हमने कहा अक प्रत्याहार में आता ही नहीं, अक में ई आता है, फिर ये भी क्या आता है, ह्रस्व या दीर्घ दोनों अपना ले जाएंगे। तो यहाँ पे ह्रस्व में ई है, दीर्घ में भी क्या हो जाएगा, ई होगा। इन दोनों का जब योग होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, दीर्घ ई हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं अच्छे इसको। इसको पहले क्या करेंगे, हम विभाजित करेंगे, ग धन ई, र धन ई, फिर धन, यहाँ पे ई, यहाँ पे स। देखिए ये ई और ए मिला, वो कहा कि क्या कहा था, जब दो स्वर आपस में मिलकर कुछ विकार कर दे। अब क्या विकार कर रहे हैं, ये दोनों मिल क्या कर रहे हैं, अपना बड़ी ई कर रहे हैं, यानी इन दोनों के स्थान में क्या होगा, बड़ी ई आदेश हो जाएगा। यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई को मिलकर या कि इनके मिलने पर दीर्घ ई का आदेश हो जाएगा इन दोनों के स्थान पे, ठीक है। तो अब फिर जोड़ते हैं इसको हम, ठीक है। तो ग में छोटी ई, फिर र में, ये दोनों एक हो गए हैं, बड़ी ई। अब ये लिख गया ना, इसको हम मिटाएंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स। तो ये स, यानी क्या है, ग छोटी र में बड़ी ई, फिर स, यानी हमारा जो गिरीशा पद बना, क्या है, ये हमारा संधि पद है। और ये पूछता है गिरीशा का विच्छेद क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, गिरिधन ईश। ठीक है, गिरिधन ईश क्या बनेगा, गिरीश। ये पूछता है गिरीशा का विच्छेद क्या होगा, गिरिधन ईश। गिरिधन ईशा का संधि क्या होगा, गिरीश। यानी विच्छेद ये होगा और संधि ये होगा, ठीक है। छोटी हो गया यानी ह्रस्व हो गया। अब दिखाते हैं दीर्घ ई का। अब ऐसे जैसे जैसे ह्रस्व हो गया, अब क्या रहेगा, ऊ। क्या लेंगे अब हम, ऊ। जैसे गुरूपदेश, यदि कोई पूछता है कि गुरूपदेश में कौन सा संधि है या कौन सी संधि है, क्या बताएंगे आप, गुरूपदेश में कौन सी संधि है या इसका विच्छेद क्या होगा। कोई पूछता है गुरूपदेश का विच्छेद क्या होगा, आप कैसे बताएंगे कि गुरु धन उपदेश, ठीक है। यानी कि यहाँ क्या है, ह्रस्व उ, और यहाँ पे भी ह्रस्व उ। अब जब ये दोनों ह्रस्व उ और ह्रस्व उ का मेल होगा, यानी कि जब ये आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा दीर्घ उ। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ जब आपस में मेल करेंगे, आपस में मेल होगा इनका, क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। जिससे हमारा क्या बन जाएगा, करें मेल,
देखिए पहले ग हो गया, फिर उ, फिर र हो गया, फिर उ, फिर आगे क्या था उ। प्रदेश को हमसे लिख लेते हैं क्योंकि हमें वो कहाँ करना है, मेन चीज़ जहाँ पे विभाग, जहाँ हम विच्छेद कर रहे हैं वहीं में संधि करना है। तो ये हमारा यहाँ पे उ था, यहाँ पे उ था, इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हुआ, दीर्घ उ ना। अब जोड़ें इसको हम, ग छोटा उ, र बड़ा उ, फिर प्रदेश लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रदेश। ठीक है, हमारा क्या बन गया, गुरूप देश। कोई दिक्कत, गुरूप देश। देखिए हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि जो हम संधि पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, संधि। अब देखिए अभी को हम रिवाइज कराएंगे आपको। पहले आप देखिए री वाला, ठीक है, उ वाला हो गया। पहले हमें अ का बताया, शिवालय, हिमालय, विद्यालय इत्यादि। ई का बताया, गिरीश, कवींद्र इत्यादि बनेंगे, रविंद्र ना। यदि आपको लिखना होगा आप लिख सकते हैं। देखिए अब आप इसका कल विच्छेद दिखाएंगे हमको। हिमालय, शिवालय, विद्यालय। चलिए तीन तीन ही लीजिए। ये क्या होगा, हमारे अ वाले हो गए ना। फिर ई वाले में क्या रहेगा आपका, गिरीश, गिरीश, कवींद्र, रविंद्र, रजनीश ना। हरीश, ठीक है। फिर गुरु वाले क्या हो जाएंगे, गुरुपदेश, ठीक है। अब आते हैं कहाँ पे हम, री वाले पे। कहाँ पे आते हैं, री। अ हो गया, ई हो गया, और ये हमारा उ हो गया। अब क्या बचा, री बचा। होत्री, ऋकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, री है, और यहाँ पे हमारा री है। दोनों का जब मेल होगा क्या हो जाएगा, बड़ी री। अब देखिए आप ये जानते हैं ना कि ये ऐसे है, क्या है, बड़ी री। जब ये यदि यह एक बार रहे तो ह्रस्व री, और जब दो बार हो जाती है क्या हो जाएगा, दीर्घ री। यदि एक बार घूमा रहे तो ह्रस्व री, और जब दो बार घूम जाए तो दीर्घ, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, अब इसको लिखिए, क्या बन जाएगा हमारा ये, हो त्री कार, ठीक है। इसको और समझाएं क्या अच्छे से, क्या है इसमें। पहले क्या होगा, तो इसे विच्छेद कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ना। पहले क्या होगा, ह होगा, फिर
ओ होगा, फिर त होगा, फिर री होगा, और फिर ये क्या हमारा एक पद हुआ ना। फिर आगे क्या है, ऋकार माने ये इसे बोलते हैं क्या, पूर्व पद। क्या बोलते हैं इसको हम, पूर्व पद, ऐसे उत्तर पद। तो अब उत्तर पद का आज वर्ण क्या है, री है। फिर ऋकार को से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई करना नहीं है, हमें जो विच्छेद करना है कहाँ करना है, री और री पे करना है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे री, ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ री का आदेश हो जाएगा। अब इसी को हम लिख देते हैं, हम ओ जुड़ जाएगा, हो त में बड़ी री जुड़ जाएगा, त्रि और कार, ठीक है। क्या बन गया हमारा ये, हो त्रिकार। कोई दिक्कत नहीं में। चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यानी आज आप कितना पढ़े, अगर एक दृष्टि में देखा जाए सब मिला करके, तो क्या था, पहले आपने पढ़ा संधि। क्या पढ़ा, संधि। संधि में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, कौन सी धातु है, धा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, की प्रत्यय है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा कि संधि पद में कौन सी संधि हुई है, तो आपने बताया परसवर्ण संधि, ठीक है। फिर आगे संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि है उसका एक नाम और क्या है, अच संधि। क्या है, अच संधि। और फिर जो दूसरा व्यंजन संधि है उसका एक नाम और है, क्या है, हल संधि, ठीक है, हल संधि। और फिर तीसरा क्या था, विसर्ग संधि। अब जो हमारा हुआ स्वर संधि, उसके कितने भेद जाते हैं, 8 भेद। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। गिनते चलिए, फिर से देखिए, पहला क्या था, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि। भूल जा रहे हो, फिर देखो, पहला क्या था, दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा क्या था, वृद्धि, चौथा यण, पांचवा आयादि, छठवां पररूप, सातवां पूर्व रूप, आठवां प्रकृत संधि। इतना हो गया। अब उसमें से जो पहला था कौन सा था, पहला क्या था, दीर्घ संधि। क्या था, दीर्घ संधि। उसका जो सूत्र क्या था उसका, अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ में यानी अक पद के बाद, अक प्रत्याहार के बाद फिर अक प्रत्याहार का वर्ण आए तो दोनों के स्थान पे क्या होता है, सवर्ण अक आदेश हो जाता है। तो हमने उसके अक में अ, ई, उ, री और री, जो लिरी था, जो हमारा लिरी है, इसका दीर्घ नहीं होता है। यानी लिरी एक ऐसा स्वर है जिसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसका क्या होता है, इसकी दीर्घ संज्ञा या दीर्घ संधि को नहीं, इसकी दीर्घ संधि नहीं होती है, लिरी की दीर्घ संधि नहीं होती है। इसके जो 4 बचते हैं, अ, ई, उ और री, इसके हम प्रत्येक की उदाहरण दिखा दिए। 2 वहाँ लिखे हुए हैं, हिमालय आकार और इकार लिखे हुए हैं, और ऋकार का यहाँ पे है का गुरु उपदेश, गुरुद्वारा इत्यादि क्या है सब हमारे, यानी कि हमारा जो दीर्घ संधि था यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे हम आपको कल क्या बताएंगे, गुण संधि। कल की टॉपिक क्या रहेगी, गुण संधि, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।